हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग करंट अफेयर सीरीज में 1000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है। और इसके लिए आपको एक सोर्स को पढ़ना जरूरी है जो आप मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं, जिसका नाम होगा घटना चक्र आई दृष्टि। लेकिन मैं यहाँ पे बुक की बात नहीं करूंगा। आई दृष्टि हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मैंने कंप्लीट पढ़ा रखे हैं, घटना सार भी कंप्लीट पढ़ा रखे हैं। अगर आप इनको पूरी मैराथन के साथ ही केवल कंप्लीट कर लेते हो तो ये मान के चलो कि आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट सब कुछ तैयार हो जाएगा। और फिर उसको जब आप इस सीरीज के साथ कंप्लीट कर रहोगे 1000 एमसीक्यूज की सीरीज के साथ करंट अफेयर्स की, तो आप देखोगे कि 70 to 80% चीजें आपको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से तैयार हो जाएंगी और आपका एक कॉन्फिडेंस जो करंट अफेयर्स में डगमगा रहा है वो सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज हम चला रहे हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ आपके बिहार पीसीएस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत ही यूनिक कंटेंट आपके लिए रखे हुए हैं। आप जाके उसे अवील कर सकते हो, यानी कि आप देखो वहां पे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी। और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल या फिर ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल करके सर्च कर लेना। 13,500 से अधिक सब्सक्राइबर होंगे, उसे ही ज्वाइन करना। वहां पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी पिन कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 425 से। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर में 424 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हम अगर देखते हैं 425 नंबर पे, जून 2024 में ईरान के आईआरजीसी सैन्य बल को आतंकवादी संगठन किस देश के द्वारा घोषित किया गया। यानी ईरान का एक ये ग्रुप है आईआरजीसी और इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। कनाडा ने ईरान के सशस्त्र बलों की एक शाखा ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। हालांकि आईआरजीसी को बहरीन, सऊदी अरब, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो भी यूएसए के जो सहयोगी देश हैं, चाहे वो यूएसए के सहयोगी देश में आप स्वीडन को देख सकते हो, सऊदी अरब को देखो, कनाडा को देखो, इन सभी ने ईरान के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है और इस संस्थान को यानी आईआरजीसी को इन्होंने क्या कहा कि एक आतंकवादी संगठन, जबकि वो वहाँ का ईरान का एक ऑफिशियल जो है कि मिलिट्री बल है। अब जैसे हमारे इंडिया का जो मिलिट्री बेस है, अब उसको कल को कोई देश आए सो के उठे और कह दे भाई ये आतंकवादी संगठन है, तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा कि हमारे आर्मी वाले अपनी शहादत दे रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए और आप ऐसे कह दोगे। तो ये वही बात है। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 426, सरकार के आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 10 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य यानी साख को स्थिर अर्थात स्टेबल से बढ़ाकर सकारात्मक पॉजिटिव कर दिया है। तो ये अच्छी बात है और ये बात सही है कि S&P ने जो अभी तक हमें रेटिंग देता था वो या तो स्टेबल देता था या उससे निगेटिव देता था, लेकिन अब इंक्रीज करते हुए पॉजिटिव में बदल दिया है। और सॉवरेन रेटिंग किसी देश के निवेश परिदृश्य के जोखिम स्तर को मापने का एक साधन है। यह निवेशकों को देश का कर्ज चुकाने की क्षमता बताता है। भाई अगर हमारे यहाँ कोई बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहेंगी, चाहे वो आप माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी देख लो, एप्पल की कंपनी देख लो, एलन मस्क की कंपनी देख लो, तो हमारे देश स्थिति को देखने के लिए यहाँ भारत घूमने थोड़े आएगा। वो बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसियां होती है जैसे S&P हो गया, फिच हो गया, इन सभी की रेटिंग एजेंसी देख लेते हैं कि भाई भारत का स्टेटस क्या है। तो इन्होंने दिखा दिया कि भाई अब ये स्टेबल नहीं, अब ये पॉजिटिव है, यानी अब यहाँ की इकोनॉमी और भी बेहतर हो रही है। यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी। अगर इनकेस रिस्क भी होगा तो बहुत कम समय के लिए रिस्क होगा और उधार निपटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनी हमारे भारत में अप्रोच करेंगी तो ये हमारे लिए बेहतर होता है। रेटिंग एजेंसियों का बहुत मायना होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी ये वाली। आगे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ दिवस हैं और उनकी थीम है और इनका मिलान करना है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको। तो अगर आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो कि 23 जून को सेलिब्रेट किया था, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। और साथ में विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। शरणार्थियों के साथ एकजुटता होनी चाहिए। दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, मतलब थीम सही है। फिर नेक्स्ट आता है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, योजना का हिस्सा बने। तो दोस्तों ये उसका नहीं है, बल्कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की जो थीम है वो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। हालांकि मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था कि योजना का हिस्सा बने, ये किसका जो है कि थीम है, ये किसी ना किसी एक दिवस का थीम है। मैंने इन आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स में बताया भी था, तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें।
नेक्स्ट है आपका जून 2024 में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है और ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% का आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो अच्छा इनिशिएटिव है भाई। अगर आपको एलजीबीटी ग्रुप को यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल जो होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, अगर आप इनको मुख्य धारा में लेकर आना चाहते हो, क्योंकि देखो ये नेचुरल होता है। कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी लड़के के साथ प्यार करना या किसी लड़की के साथ प्यार करना नहीं चाहता, लेस्बियन या गे वाला। वो एक नेचुरल बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं जिसको खुद चेंज नहीं कर सकता है। तो भाई वो क्या करे, मर तो नहीं सकता, सुसाइड तो नहीं कर सकता, वो जीना चाहेगा। तो जीने के साथ साथ जो है कि उसे भी क्या होता है कि मुख्य धारा में लाना चाहिए, ताकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी जो उसे पीछे कर देते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, अपशकुन मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं जो किन्नर होते हैं ना, उनका आशीर्वाद सबसे तेज लगता है। सही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, सबसे तेज लगता है। तो यहाँ पर ये अच्छा डिसीजन है और इससे कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन से मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश की हाई कोर्ट्स को सबक लेना चाहिए कि भाई एक बहुत बड़ी आबादी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एलजीबीटी के अधिकारों को लीगल भी कर दिया, तो भाई हर एक हाई कोर्ट को करना, मतलब सरकारों को ये आदेश देना चाहिए इस तरीके का। तो यहाँ पे अदालत ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति तो अपनाई है, लेकिन उनके लिए अभी तक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। भाई समान व्यवहार का मतलब ओपन वैकेंसी, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो, फिर चाहे आप ट्रांसजेंडर हो या नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन दोगे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रासंगिकता बढ़ेगी, साथ ही साथ उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फीमेल को देख लो, SC ST को देख लो, OBC को देख लो, EWS को देख लो, ये भी तो मुख्य धारा में है, लेकिन फिर भी हम इन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं, सामाजिक सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडरों का भी करना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। आगे देखते हैं, जून 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया? तो ये था केरल। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से 1 वर्ष में दूसरी बार एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से संविधान में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया गया है। तो क्या नाम रखना चाहते हैं केरल वाले अपना? केरलम, बस म को ऐड करना चाहते हैं। अब यहां पर ये बताइए कि अगर राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाएगा तो कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन होगा? सबसे पहले अनुच्छेद 1 में, जिसमें सभी राज्यों के नाम वर्णित किए गए हैं। आगे देखते हैं, 430 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है क्या? तो यहाँ पर आप देखोगे कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की पुस्तक है। नाइफ की बात करेंगे तो सलमान रश्दी की पुस्तक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की पुस्तक है, एक तरीके से ये उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है बिल गेट्स साहब की। और वाई भारत मैटर्स डॉक्टर S जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन होना चाहिए, पता नहीं यहाँ पे स्टार क्यों बना हुआ है, जबकि ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं सभी। नेक्स्ट है, किस IIT ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थस्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? जैसे कई बार होता है ना, केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो, या बड़े बड़े तीर्थस्थलों की यात्रा कर रहे होते, वहां पर कैपेसिटी होता है कि भाई एक बार में आप 1 लाख लोगों को जो है कि एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन संख्या पहुंच गई 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने 4 धाम तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए क्राउड आई डिवाइस विकसित की है, जो भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट भेजती है। प्रायोगिक तौर पर यमुनोत्री में पहली क्राउड आई डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के अकबर नगर में हरी संकरी के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की। तो क्या ये लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई थी? तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 36.50 करोड़ पौधे लगाने का यह बृहद वृक्षारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पेड़ मां के नाम पहल के अनुरूप शुरू किया गया। तो यह भी बात सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ इसी दौरान उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा भी की गई थी, जबकि यहाँ पे मित्र वन के साथ 3 और वन थे, वो मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाए हैं। आगे देखते हैं, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो शाहरुख खान बने हैं।
पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कस्टमाइज सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया है। इसके साथ ही किंग खान म्यूजियम में अपने नाम के सिक्के पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। यह संग्रहालय मशहूर हस्तियों के मोम के पुतलों के लिए जाना जाता है। तो सोचो, जो वर्ल्ड में जो मशहूर मतलब हस्तियां होती हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, उनके वहां पे मोम के पुतले बनते हैं। तो सोचो, भारत की तरफ से किंग खान, शाहरुख खान, ठीक है, उनका जो है कि नाम आया है। भारत ने किस देश में मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है और इस तरीके से भारत का तीसरी बड़ी सफलता है। आप जैसे जैसे मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको और भी चीजें नई नई पता चलती चलेंगी। जैसे मैंने बताया था कि ईरान के चाबहार पोर्ट में एक बहस्ती पोर्ट है जो भारत को 10 साल के लिए लीज पर मिल गया, पूरा स्वामित्व आ गया भारत का। ये पहला विदेशी पोर्ट था। दूसरा, म्यांमार का सितवे बंदरगाह, ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल वाला जो था कालादान नदी पर, तो सितवे बंदरगाह पे भारत का कंट्रोल हो गया। ये दूसरा विश्व के स्तर पे है। तीसरा, अगर हम देखें, मोंगला पर अधिकार मिलना, जो कि बांग्लादेश का है और ये भारत की तीसरी बड़ी सफलता है। विदेशी बंदरगाहों का प्रबंधन भारत को दिया जा रहा है। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जहां चाइना ये तरीके की डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाता है कि दूसरे देशों के पोर्ट का मैनेजमेंट लेता है, फिर बाद में उसको लोन में, कर्जे में डुबो देता है अपने पैसे को देकर, फिर बाद में उस पर कब्जा कर लेता है जबरदस्ती कि भाई मेरा पैसा रिटर्न को, नहीं तो मैं पोर्ट को खाली नहीं करूंगा। लेकिन हमारे भारत की पॉलिसी इस तरीके की नहीं है कि साम्राज्यवाद या फिर हम जबरदस्ती करें, लेकिन भारत के भरोसे पर ही विश्वास करते हुए सभी देश हमें अपना अपना पोर्ट मैनेजमेंट करने के लिए भी दे रहे हैं। हालांकि इन पोर्ट के डेवलपमेंट में भारत भी कुछ अपना योगदान करता है, पैसे देता है, तभी इनका विकास हो रहा है। आगे बात करेंगे संविधान हत्या दिवस के संदर्भ में। केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। कौन सा सही है? तो देखो, ना तो पहला सही है मेरे दोस्त, ना दूसरा। क्यों? देख लो, 25 जुलाई को नहीं था संविधान हत्या दिवस, बल्कि 25 जून को था, जब 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, यहां पे जो आधार बता रहा है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए, आर्टिकल 356 नहीं, बल्कि यहां पे 352 का प्रयोग किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं 3 आधार पे, युद्ध और बाह्य आक्रमण, और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह, जो कि 1978 से पहले किस नाम से जाना जाता था? आंतरिक अशांति से। तो ये भी गलत है और ये भी गलत। अब यहां पे ध्यान देना, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि यहां लिख रहा है केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को संविधान हत्या दिवस, हाँ ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ए ऑप्शन क्यों दे रहा है सर, सही यहां पर कोई नहीं है, इसलिए डी होगा। ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। मैंने ये बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया भी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला करेगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वहां पे जुलाई दे रहा था। और फिर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 352 आर्टिकल का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, जो 21 महीने तक देश में लागू रहा। हालांकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल देश में लगा सकते हैं। तो 3 आधार हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा। कभी कभी होता है कि मिसप्रिंट हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। आगे बात करते हैं, केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन हो गया? तो मेघालय हो गया। मेघालय ने 11 जुलाई को राज्य के स्वामित्व वाला हेलो मेघालय लॉन्च किया है, जो मुख्य रूप से सीमित पहुंच और छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अच्छा, केरल ने क्या शुरू किया था? जैसे मेघालय ने तो हेलो मेघालय कर दिया, केरल ने किया है, केरल सरकार के द्वारा सी स्पेस लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं 437 क्वेश्चन नंबर पे। 2020 के केंद्रीय बजट में बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान देना, क्योंकि देखो महाबोधि मंदिर तो इजीली आप क्रैक कर लोगे, लेकिन विष्णुपद मंदिर शायद ना क्रैक कर पाओ। तो याद रखना कि ये बिहार के गया में है और यह परियोजना सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य उन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदलना है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि बनारस में है, हालांकि उज्जैन में भी महाकाल कॉरिडोर बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर बना गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पर
भगवान विष्णु को समर्पित विष्णुपद मंदिर गया जिले में फल्गु नदी के तट पर है। और महाबोधि विहार, महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है, जो कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो अब इसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई? 20 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र और श्रम प्रधान विनिर्माण पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि मुद्रा अर्थात माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर आगे हम चलते हैं 439 प्रश्न पे। यहां देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुप्रीता सीटी बनी है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न है 440, नियुक्तियां हैं और पदाधिकारी हैं। जैसे रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने भैया? तो ये बने हैं पॉल कागमे बने हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीयर स्टारमर बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेजेकिशन बने। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? फिर से उर्सुला वॉन डेर लेयन को बनाया गया है, जो कि पहले भी इस पद पर रह चुकी हैं। अब बात करेंगे आगे, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरे स्थान पे। 2010 से 20 तक के वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो टॉप 3 देश हैं, जो कौन कौन जो है कि, तो चीन ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर चिली, फिर वियतनाम। तो 5 आप याद रख सकते हो, यानी चीन, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। प्रोजेक्ट परी की बात करें, PARI किससे संबंधित है? तो यह परियोजना ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से शुरू की गई है। बिल्कुल सही बात है। और इस सौंदर्यकरण परियोजना के तहत पारंपरिक कला रूपों के साथ साथ मूर्तियों, भित्तिचित्र आदि बनाए जा रहे हैं। तो ये भी बात सही है। हालांकि ये बजट में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट परी, जिसमें क्या है कि जो आधुनिक पद्धति है उसमें हम पारंपरिक चित्रकलाओं का जो है कि नया रूप बिखेरने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया। जुलाई 2024 में संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति के 46वें समिट में प्रोजेक्ट परी को शुरू किया था, यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ये आपका यूनेस्को की जो मीटिंग हो रही थी वहां पर हुआ था। आगे देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्किट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो ये था आपका जो ऑपरेशन था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन जज्बा। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन इंद्रावती की, तो ये भी मैंने बताया कि हैती में जो गृह युद्ध हो रहा था वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे तो जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हो रहा था तो यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। लेकिन यहां पे जो प्रश्न आप पढ़ रहे हो, पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्ति पकड़े गए, ऑपरेशन जज्बा के नाम से जाना जाता है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप इस पुस्तक के लेखक की बात करते तो नाम हो जाएगा R बालासुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? R बालासुब्रमण्यम। पावर विद इन अ लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व यात्रा को दर्शाया गया है। पश्चिमी तथा भारतीय दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की गई है तथा इन दोनों दृष्टिकोण को मिलाकर उन लोगों के लिए एक रोड मैप प्रदान किया गया जो सार्वजनिक सेवा के जीवन की आकांक्षा रखते हैं या फिर भविष्य में कभी प्रधानमंत्री के पद पर भी आएंगे तो उनके लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में हो सकता है। आगे देखते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 100वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। फिर मिजोरम के आइजोल में अपना रेडियो 90.0 FM स्टेशन नाम से शुरू यह स्टेशन भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल द्वारा संचालित होगा। तो ये बात सही है, लेकिन ये 100वां नहीं था दोस्तों, 500वां था। कौन सा था? 500वें नंबर पे आता है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई, अभी तक आपने लाडली बहनी करके योजना सुनी थी, अब लाडला भाई आ गया महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की है। एक दूरदर्शी योजना है जिसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार पैदा करने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता या वजीफा प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। तो यह बात सही है, यानी MP के सभी 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया जा चुका है।
और राज्य सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इन कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है, यानी कि शिक्षा केवल रटने वाली विद्या नहीं होगी, अब रोजगार भी क्रिएट किया जा सकेगा इससे। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृति, कला जैसे अनेक विषयों में अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। और मध्य प्रदेश नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने 1-1.5 साल पहले पढ़ा था कि उत्तराखंड भी पहला राज्य था जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया, लेकिन वहां पर याद रखना कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड प्राइमरी स्तर पे, प्राइमरी एजुकेशन में लागू करने वाला पहला राज्य था, प्राइमरी एजुकेशन में। ओके, आगे बात करते हैं, किस राज्य ने पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? तो राजस्थान ने इस योजना को शुरू किया है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 15 जुलाई को देहरादून में प्रकृति शिक्षा केंद्र जाली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है। आगे देख लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 450 की बात करते हैं। 21 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया था क्या? तो यहां पर आप देखोगे कि ये इसमें नहीं थे, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा की जाई थी। बिल्कुल सही, जब मैंने कही दिया कि भाई भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है भारत उसकी मेजबानी कर रहा था। तो इसीलिए यहां पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया था। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडलिस्ट हुए ये, क्योंकि ये रेत के माध्यम से कलाकृतियां उकेरते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला चैंपियनशिप 4 से 12 जुलाई तक आयोजित हुई थी और इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त बलराम दास की कलाकृति बनाकर सुदर्शन पटनायक ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है 452। 26 जुलाई 2024 को असम के चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल भारत का 53वां स्थल है। तो ध्यान देना 53वां नहीं है दोस्तों, ये 43वां होगा, ठीक है, 43वां, जबकि इससे पहले 41वें नंबर पे शांति निकेतन था और 42वें नंबर पे होयसलेश्वर के जो मंदिर समूह थे, जिसमें चिन्ना केशव मंदिर थे, केशव मंदिर थे, ये सभी मंदिरों का समूह था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला आपका सही है। और ये चराई देव मैदान असम का है। ठीक है, जहां पे क्या होता है कि जो राजा वगैरह होते हैं उनकी आत्मा को शुद्ध या पवित्र माना जाता है और उसके लिए घर बनाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं माइडेम। ठीक है, तो इसके बारे में आई दृष्टि शॉर्ट नोट से मैंने बहुत डिटेल से समझाया भी है, आप वहां पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें लगभग जो है कि 20-22 क्लासेस से ऊपर होंगी, 25 क्लास के आसपास। या मैं अभी आपको बता देता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका पोर्टल रहता है ना अपना प्लेटफॉर्म का। हाँ, तो उसमें आपको मिलेंगी लगभग 36 क्लासेस। 36 क्लासेस में क्या है, जो आप एमसीक्यूज इस समय कर रहे हो ये भी उसी में मैं पोस्ट कर देता हूँ, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो भी सब उसी में, क्योंकि आई दृष्टि के नाम से पूरा का पूरा सेक्शन है वो। अब यहां पर चलो, अच्छा, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहां पे पढ़ लीजिए। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भारत का 43वां स्थल है। चराई देव मैदान या चराई देव मोईदाम पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है, पूर्वोत्तर भारत का, जिसे यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई। मोईदाम क्या होता है, अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली है। असम में प्राकृतिक श्रेणी के तहत 2 अन्य ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को ही बाघ अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया है। अब ध्यान देना कि अभी आपने पढ़ा सर पूर्वोत्तर भारत का पहला, तो ये सांस्कृतिक विरासत स्थल है, जबकि ऑलरेडी असम में 2 प्राकृतिक श्रेणी में पहले से है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय, लेकिन सांस्कृतिक श्रेणी में पहला है वहां पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जुलाई 2024 में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो रिगोबर्टे मेंचू, इनको सम्मानित किया गया। 454 प्रश्न देखते हैं। देखिए, जहां पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसकी मैं व्याख्या जरूर पढ़ रहा हूं, और जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, तो मैं वहां पे क्या कर रहा हूं कि उसकी व्याख्या को स्किप कर दे रहा हूं।
आगे बात करते हैं, अगर हम देखें जुलाई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं, तो ये हो जाएंगे आपके लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी भी बन गए। भारत दुनिया का 28वां देश बन गया जिसके टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। 4 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है क्या? तो आ जाइए भैया, दोनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला तो सही नहीं है लेकिन दूसरा सही दिखा रहा है। अब यहाँ पे जरा हम पढ़ लेते हैं कि क्या गलती क्या नहीं। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो गए थे वो मोदी जी नहीं गए थे बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में यहाँ पे लोग गए थे। 4 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था और 25वें एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक चीन में आयोजित की जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो, चीनी शहर फिंगदाओ को 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। आपको पता है कि एससीओ की सबसे पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे नियुक्त किया गया था? जब पहली बार ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी को शुरू किया गया था। किस अभिनेता को भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2024 में भारतीय कला और संस्कृति के लिए राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो रामचरण को किया गया, रामचरण को। अब यहां पे आगे बात करते हैं, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 457। 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा मालदीव के ग्रैंड बोइस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों मालदीव देश नहीं था बल्कि मॉरिशस था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां पे थे प्रविंद जगन्नाथ जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। तो मालदीव नहीं मॉरिशस रहेगा, इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं, एस जयशंकर ने मालदीव के ग्रैंड बोइस गांव में मेडिक्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी गलत है। तो यहां पर न तो पहला सही हुआ न ही दूसरा, क्योंकि दोनों ही बातें आप देखोगे मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो मालदीव का इससे कोई संबंध नहीं है, केवल और किसका संबंध है? आपके मॉरिशस का संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। 29 जुलाई 2024 को दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे परिसर में देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय ओपन किया गया। यह अभिनव संग्रहालय आगंतुकों को मुगल इतिहास और वास्तुकला पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करने का वादा करता है, जो अति आधुनिक तकनीक के साथ अतीत को सहजता से जोड़ता है। अब आगे बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना को प्रारंभ किया था? यानी जो हेरिटेज ट्री एडॉप्शन है उसके बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने को, भूजल स्तर में सुधार लाने और विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के प्रयास में उपवन और हेरिटेज वन योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 460 नंबर पे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को गन्ने में अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये बात सही है। यहाँ पे अगर भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र पूछा जाएगा तो आपका कोयंबटूर होगा, लेकिन यहाँ पे अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रदान किया गया। तो दोनों ही बातें सही हैं। हालांकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति के द्वारा की गई थी। 1952 में स्थापना हुई। 2024 में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया? तो पालिताना, गुजरात। गुजरात के भावनगर जिले का एक शहर पालिताना मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बनकर इतिहास रच दिया। यानी कि ना तो यहाँ पे किसी प्रकार का मांसाहारी भोजन बनेगा और ना ही यहाँ पे किसी भी मांसाहारी भोजन की बिक्री होगी। पूरी तरीके से बैन कर दिया गया इस शहर में। आगे चलते हैं।
यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, इसके बारे में और जानकारी ले लो। यहाँ मांसाहारी भोजन को अवैध माना गया। यह ऐतिहासिक निर्णय इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव को दर्शाता है, जो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को मजबूत प्रभाव को दिखाता है। आगे बात करते हैं। 6 जुलाई 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का गुजरात के हजीरा में अनावरण किया। तो ये बात तो सही है, लेकिन डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इसे विकसित किया था। तो नहीं मेरे दोस्त, ये HAL के साथ नहीं किया गया था, बल्कि LNT के साथ किया गया था। किसके साथ? LNT के साथ, यानी लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ मिलकर डीआरडीओ ने इसका विकास किया था। तो ये बात गलत हो जाएगी, केवल पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि यह टैंक अधिक ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया और यह उन्नत हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से लैस है। इस टैंक का नाम जम्मू के डोगरा राजवंश के प्रसिद्ध जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। हालांकि आपको यह जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप ये आई दृष्टि और घटनासार की अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी होगी, साथ में अगर आपके पास PDF हो तो PDF से अगर आपने कंप्लीट स्टडी की होगी, तो मैं कह सकता हूं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से देखने को मिल रहे होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप देख रहे हो तो और भी बेहतर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहां किया गया है? तो असम में किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चर्चा में रहा अपोफिस। ये क्या होता है? अपोफिस तो एक छोटा मतलब कि एक क्षुद्र ग्रह है। ये वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्ट्रॉयड 13 अप्रैल 2029 को धरती के सबसे पास आएगा और इस दौरान इसकी दूरी 48,280 किलोमीटर की होगी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर बात करते हैं। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान केरल में स्थित है। तो देखिए, केरल में तो इस तरीके का कोई भी उद्यान नहीं है। हालांकि पहली बात सही है कि यहाँ पे दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी ओपन की जाएगी, लेकिन ये केरल नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक का बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी होगी। हालांकि ये भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी होगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश के जो नए CM हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी थे, लेकिन अब उनको केंद्रीय मंत्रालय दे दिया गया, संसद में वो सांसद हैं इस समय, तो मोहन यादव को वहां पे नया CM बनाया गया। तो ये व्यवस्था वहां पर शुरू की गई MP में। आगे बात करते हैं, 467 की बात करेंगे यहाँ पर कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी L1 यानी कि लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा या हेलो ऑर्बिट पूरी कर ली है। हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कोई पृथ्वी नहीं है जो सूर्य का चक्कर लगा रही जो 365 दिन लगाएंगे। यहाँ पे तो हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगेंगे कि नहीं, वो नहीं बल्कि 178 दिन लगेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने पर भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। ये पहली बार ऐसा मिशन हो रहा है जिसको हम सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने में 178 दिन लगते। कितने? 178। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता था। तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने 2024 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला का एकल खिताब जीता। यानी कि पुरुष में कार्लोस अल्कराज हो गए स्पेन के और चेक गणराज्य के महिला हो गई जिसने विंबलडन पुरस्कार को जीत लिया था। आगे बात करते हैं, नाबार्ड ने किस राज्य में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम को शुरू किया? तो केरल में किया है। कहां पर? केरल में किया गया है। इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने केरल के कुलुथुपुझा ग्राम पंचायत में एक एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में आदिवासी परिवारों की आजीविका को बदलना, अगले 5 वर्षों में। और इसका कार्यक्रम मिर्च, सुपारी, नारियल, अदरक, थाई अदरक, हल्दी और केला जैसे विविध कृषि फसलों को बढ़ावा देने के साथ साथ बकरी पालन करो, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और चारा उत्पादन के पहल पर केंद्रित है। स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन का आरंभ किया था। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 25 जून 2015 को।
तो यहाँ पर ये बात आपको फिर से पढ़नी होगी कि भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित जो स्मार्ट सिटीज मिशन था उसको 31 मार्च 2025 तक के लिए अब फिर से बढ़ा दिया गया है। और हालांकि इसको मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होना था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया। अच्छा, इस मिशन को 2015 में शुरू किया गया था, 25 जून 2015 को। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। किस भारतीय कप्तान को समुद्री क्षेत्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अवहिलाष रावत जी को। आगे देखते हैं यहाँ पे, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। तो ये बात देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय नेता हैं। तो देखो, पहला स्टेटमेंट से दूसरा गलत है, क्योंकि ये पहले भारतीय नेता है, न कि दूसरे। इससे पहले इस तरीके का सम्मान रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का किसी को नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन सही नहीं है, जबकि पहला सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। अब आगे बात करते हैं, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मनु भास्कर और सरबजोत सिंह। इन दोनों ने मिलकर जो है कि जीता था। निशानेबाज मनु भास्कर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम यानी कि युगल टीम में निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पुरस्कार को जीत लिया था। आगे बात करते हैं, वह आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी है मनु भास्कर। फिर यहां पर देखते हैं, जुलाई 2024 में किस शहर ने 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? तो इंदौर ने ऐसा काम किया है। आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है, और इस बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर शुगर मिल फार्म के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बायोप्लास्टिक क्या होता है? एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर आदि प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है। आगे देखते हैं, किस राज्य के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों मित्र वन का स्थापित किए जाएंगे? तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया था, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, किसने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो विश्वनाथन आनंद साहब ने जीता है। ये 10वीं बार ऐसा है कि उन्होंने लगातार जीता है। भारत की कौन सी कंपनी महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी? तो कौन सी ऐसी कंपनी? तो उसका नाम हो जाएगा एयर इंडिया का। ठीक है, एयर इंडिया है। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट को आयोजित किया गया। तो भैया देखो, नोमैडिक एलिफेंट थाईलैंड के साथ नहीं होता है, बल्कि मंगोलिया के साथ होता है यार। तो ये तो हम गलत कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये होता है आपके मंगोलिया के साथ, न कि थाईलैंड के साथ। इसका आयोजन विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में किया गया। तो ये बात सही है, इस बार जो इसका आयोजन था मेघालय भारत में हुआ, लेकिन 16वीं भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट विदेशी प्रशिक्षण उमरोई मेघालय में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे थाईलैंड नहीं होगा, मंगोलिया होगा। किस देश ने TNT से 2.01 गुना अधिक घातक विस्फोटक SEBEX2 को विकसित किया है? तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है, ये भारत ने विकसित किया है। SEBEX यानी सेबेक्स 2 कह सकते हो, एक उच्च पिघलन क्षमता वाला विस्फोटक है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव अवधारणा पर ये आधारित भी है। आगे बात करेंगे, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल को शुरू किया है। तो यह बात सही है। और भारी वर्षा से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से यह पहल 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। तो यह भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, जून 2024 में एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो स्नेह राणा जी बनी है। स्नेह राणा महिला टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय स्पिनर और ओवरऑल दूसरी भारतीय गेंदबाज भी बन गई हैं, क्योंकि स्पिनर के तौर पे तो पहली हैं, लेकिन ओवरऑल में अगर आप देखोगे तो इससे पहले तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी जी ने इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में ऐसा कारनामा किया था। किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो जापान ने किया है। जापान ने 2 दशकों में अपना पहला नया बैंक नोट जारी किया है। वित्त, महिला शिक्षा और चिकित्सा विज्ञान के अग्रदूतों के 3D आयाम के इसमें 3D इमेजेस जो है दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम 484 प्रश्न, जहां पे पुरस्कार हैं और इसके कुछ प्राप्तकर्ता भी हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि
गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला? तो रिगोबेर्ता मेंचू टोम को मिला। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। विश्व की पहली मिस एआई ताज मिला केंजा लेली को। और पेन पेंटर साहित्यिक पुरस्कार मिला है अरुंधति राय जी को, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो फ्रांस के। यह संग्रहालय देश के 5000 साल के इतिहास से विश्व को रूबरू कराएगा। और विश्व के सबसे विशाल संग्रहालय में बनाए गए प्राचीन भारत के खंड में हड़प्पा मोहनजोदड़ो के सुनियोजित नगर व्यवस्था के सफर को दर्शाया जाएगा। वहीं भारतीय ज्ञान की परंपरा में इतिहास में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और वेदों उपनिषदों की कहानी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 486 प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने को बढ़ावा देने के लिए घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान को शुरू किया। और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयागराज से इस अभियान को शुरू किया है। तो यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये प्रयागराज से नहीं था दोस्तों, ये वाराणसी से था। कहाँ से शुरू किया गया था इसको? वाराणसी से शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की, और जिसकी शुरुआत इसने वाराणसी से की थी। आगे देखते हैं, 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो ये उत्तराखंड हो गया। और इसके बारे में बताया गया, इन्होंने 4 मुख्य घटकों का प्रयोग किया, जिसमें जल, वायु, वन और मृदा। इसमें कितना सुधार देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसको भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की भी बात की जा रही है। तो ये भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किया? तो ये बिरसा मुंडा कहां से सम्मिलित हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 489 की। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिसर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर भू समृद्धि वेब पोर्टल तथा भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत हो रहा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भू संकेत वेब पोर्टल तथा भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया, जबकि यहाँ पे क्या लिखा था? भू समृद्धि। तो यही गलत था, जबकि भू संकेत वेब पोर्टल होना चाहिए था। जुलाई 2024 में भारत के किस संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके द्वारा नई दिल्ली के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, कि एक वैज्ञानिक और एक उत्पाद, यानी कोई भी एक वैज्ञानिक रहेगा जो अपना एक प्रोडक्ट जरूर तैयार करेगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित की जा रही 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में पेश किया। और यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से, तो मैनपुरी में नहीं है दोस्तों, बल्कि सोनभद्र में आता है। हमारे कहाँ पे आता है? सोनभद्र में आता है। तो इसलिए दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पे सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक जीवाश्म पार्क है। यह सोनभद्र जिले में सलखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता। तो इसमें पहला स्थान एमपी ने हासिल किया है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक उपन्यास किसने लिखा? द प्रिजनर ऑफ भोपाल, यानी इसकी बात करेंगे तो टिम वॉकर ने। किसने लिखे इसको? टिम वॉकर ने हाल ही में द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास प्रकाशित किया। ठीक, आगे बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया। साथ ही साथ इसका उद्देश्य था कि उभरते हुए संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकों के विकास में तेजी लाना और प्रकोप के दौरान लोगों के लिए इन टीकों तक समान पहुंच को सक्षम बनाना है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हो जाएंगी, लेकिन इसकी डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि है भी नहीं। आगे देखते हैं, वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा करने वाला दुनिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क हो गया। यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती करना है। डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा भी कर दी है।
आगे बात करेंगे यहाँ पे, हालांकि इसकी बात करते हैं DAICHI डाइची 4 उपग्रह के संदर्भ में बात करें तो फ्रांस ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 लॉन्च किया है। तो ये बात सही है कि फ्रांस ने लॉन्च किया क्या, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि फ्रांस ने नहीं बल्कि जापान ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। तो ये दूसरा तो सही है, पहला लेकिन गलत हो गया। जुलाई 2024 में किसे प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश घोषित किया गया, तो वियतनाम को घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं, किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 खेलों तक भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी है, तो ये आपकी हो जाएगी BPCL। ठीक है, BPCL का मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2024 में पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक तक 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के आधिकारिक प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा कर दी है। आगे बात करते हैं, WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MEDEVIS यानी मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम पेश किया है। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस होगा। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा यहाँ पे। और अब देखिए, इसके आगे तो मैं भी पढ़ाने की अब हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं दोस्तों, और सुबह आपको ये 7:30-8 बजे के आसपास क्लास देखने को मिल जाएगी। तो बस जितनी एनर्जी बची होती है उतना हम लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे रात के 3 बजे चाहे 4 बजे। फिर भी आपको लगभग आज 75 के प्रश्न आसपास देखने को मिले होंगे और 45 मिनट के आसपास क्लासेस हैं। तो कोई नहीं, नए नए फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। किसी दिन 100 क्वेश्चन कर दिए, किसी दिन 120 कर दिए, किसी दिन 70-80 कर लिए। तो जैसी दिन भर की जो वर्क रूटीन होता है उसके बाद जो टाइम मिल पाता है उस हिसाब से करते हैं। जैसे कल देखो हम लोगों ने 124 प्रश्न कर लिए थे, आज केवल 75 प्रश्न हो पाए हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको रेगुलर क्लास मिलेगी जिससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि अगले 1 हफ्ते के अंदर यानी 5 to 6 डेज में आपके पूरे के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना को शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले राज्य के उम्मीदवारों को मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यानी जिस भी व्यक्ति का जो तेलंगाना का निवासी है और अगर उसका UPSC प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उसको मेंस की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और कल हम लोग शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में 501 क्वेश्चन नंबर की सीरीज से। और आपको बता दें कि RO के लिए मैंने आज कल से ही टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें हमने ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज को शुरू किया है। तो एक टेस्ट आज का कंप्लीट हो गया था और आज शाम को आपको इसका दूसरा टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। जल्दी हम इसके फिर हिंदी वाले सेक्शन को भी कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।